नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी परीक्षा को देखते हुए हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चयन किया है। तो चलते हैं दोस्त, इसको देखते हैं क्या है इसमें 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। तो देखिएगा, कुछ इसमें कथन सम्मिलित किए गए हैं दोस्त, उनको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब तक जो है किसी भी वीडियो में कथन को हमने नहीं सम्मिलित किया था। तो यहाँ पर देखिएगा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये किसने कहा है दोस्त? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की क्रिया है। ये किसका कथन है? तो इस किसने कहा है? तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है दोस्त। कौन कहा है? क्रो एंड क्रो का कथन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की क्या है? मानसिक क्रिया है। अर्थात सृजनात्मकता की मैंने विशेषता बताया था दोस्त, विविधता, विस्तारण, मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन और उपयोगिता व व्यावहारिकता। ये 6 तत्व होते हैं किसके? सृजनात्मकता के। कौन बताया है दोस्त? टोरेंसन और जेपी गिलफोर्ड ने बताया। ठीक, सृजनात्मकता की खोज कौन किया है दोस्त? तो टोरेंसन, और इसलिए सृजनात्मकता के पिता कहे जाते हैं कौन? ई पॉल टोरेंसन। सृजनशील बालक जो होते हैं वो अपसारी चिंतन करते हैं दोस्त। इसको हमने बताया है कि ऐसे बालक जो कुछ ऐसा कार्य कर जाए जो घर परिवार समाज के लिए बिल्कुल नई वस्तु हो जाए, ठीक, नया यंत्र हो जाए, नई कविता हो जाए, नई कहानी हो जाए, उसी को क्या कहते हैं दोस्त? क्रिएटिविटी कहते हैं। तो क्रिएटिविटी साहित्य के क्षेत्र में भी हो सकता है और यंत्र के क्षेत्र में हो सकता है। उसी को कहा है कौन? क्रो एंड क्रो। अगली परिभाषा देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। इस श्रीमती हरलाक ने कहा। कौन कहा? श्रीमती हरलाक ने कहा। हरलाक के अनुसार इन्होंने कहा कि विकास की जो है 4 विशेषताएं होती हैं। हमारी पुरानी आकृतियों का विलोप होता है, नवीन आकृतियों की प्राप्ति होती है, और आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है। और दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूछता है तो वहाँ पर वंशानुक्रम पर चले जाइएगा, वातावरण पर चले जाइएगा, पोषण पर चले जाइएगा, बुद्धि पर चले जाइएगा। ठीक है दोस्त, शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी विकास को क्या करती है दोस्त? प्रभावित करती है। हाँ, उम्र भी प्रभावित करती है, परिपक्वता भी विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। अगला कथन देखेंगे, गोलमैन का संबंध किससे है? गोलमैन, तो इनका पूरा नाम है डैनियल गोलमैन, और इन्होंने दिया है क्या? बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत दिया है दोस्त। बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत में क्या बताया है? इन्होंने कहा है कि दूसरे के मनोभावों, संवेगों को पहचान करके उसी जैसा व्यवहार करना क्या कहलाता है दोस्त? संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। संवेगात्मक बुद्धि जो है नेताओं और महिलाओं में अधिकांशता पाई जाती है। तो डैनियल मैन किससे संबंधित है? तो डैनियल गोलमैन जो है वो बुद्धि के संवेगात्मक विकास से संबंधित है। समझ में आया? आगे, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये वुडवर्थ का कथन है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा क्या है? उपयोग है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा। स्मृति कितने प्रकार की होती है दोस्त? तो स्मृति के प्रकार में आप देखेंगे तो स्मृति एक होती है दोस्त क्या? संवेदी स्मृति, और एक होती है एलटीएम स्मृति, और एक होती है एसटीएम स्मृति। तो 3 प्रकार की स्मृति होती है। संवेदी स्मृति है, एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी है, और एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अर्थात संवेदी स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति और अल्पकालिक स्मृति, 3 प्रकार की मुख्य रूप से स्मृतियाँ पाई जाती हैं दोस्त। आगे चलते हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये देखिएगा दोस्त, कई बार पूछी जा चुकी है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है? तो वैलेंटाइन ने माना है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अगला चलते हैं। सीखी हुई बात को धारण करने की असफलता को क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं। देखिए दोस्त, विस्मरण क्या है? जब हम अचेतन से चेतन मन में लाने में असफल हो जाते हैं तो उसे हम विस्मरण कहते हैं। और जब हम सीखी हुई बातों को अचेतन से चेतन मन में लाने में हम क्या पा जाएं दोस्त? सफलता पा जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। तो स्मृति क्या है? चेतन में बनाए रखना या अचेतन से चेतन मन में लाने की सफलता को स्मृति, और अचेतन से चेतन मन में लाने की विफलता को क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। अगला देखेंगे, कह रहा हम करके सीखते हैं। इसको देखिएगा दोस्त, ये क्या कह रहा है? हम करके सीखते हैं। ये किसने कहा है? तो ये डॉक्टर मेस का कथन है। ठीक है दोस्त। हाँ, किसी किसी बुक में आपको सिम्पसन
नज़र आते हैं, लेकिन सिम्पसन को नहीं माना है, आयोग ने भी सिम्पसन को नहीं माना है दोस्त। इसको फिर से समझ लीजिएगा कि हम करके सीखते हैं, अर्थात जब हम करके सीखते हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ दोनों मिल करके हेल्प करती हैं दोस्त, और उससे सीखा हुआ ज्ञान हमारी अस्थायी स्मृति में बना रहता है। इसलिए हम करके सीखते हैं। किसने कहा है दोस्त? डॉक्टर मेस का कथन। आया समझ में? अगला देखिएगा, ब्लूम डायमेंशन ऑफ लर्निंग का उद्देश्य क्या है। देखिए, ब्लूम डायमेंशन ऑफ लर्निंग दोस्त, बीएस ब्लूम की वर्गीकी का सिद्धांत, ब्लूम का डायमेंशन का सिद्धांत हमने आपको बताया है, 1956 में इसका विकास किया था। तो ब्लूम के डायमेंशन का जो उद्देश्य हो, 3 उद्देश्य है दोस्त। पहला क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा क्या है? भावात्मक उद्देश्य, तीसरा क्या है? क्रियात्मक उद्देश्य। तो ब्लूम का जो डायमेंशन है 1956 में आया था, ज्ञानात्मक और भावात्मक आया था 1964 में, और क्रियात्मक पक्ष आया था 1969 या 72 में आया था दोस्त। 6 चरण होते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के, 5 चरण होते हैं क्रियात्मक पक्ष के, और 5 चरण होते हैं किसके? 5 चरण होते हैं आपके क्रियात्मक पक्ष के। अब ब्लूम अगर यहाँ पर आता है कि यहाँ पर रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी का विकास किसने किया है, तो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी का विकास कौन किया है? तो उसको देखेंगे, एंडरसन और क्रॉथवेल ने किया है दोस्त। ठीक है, हाँ, उसमें संश्लेषण को हटा करके रचना को जोड़ा है, रचनावाद को जोड़ा है। आगे चलते हैं। शिक्षक की भूमिका, तो देखिएगा दोस्त, शिक्षक की भूमिका क्या है? सुगमकर्ता की भूमिका है, परामर्शदाता की भूमिका है, निर्देशनकर्ता की भूमिका है। क्योंकि हमारी जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षक केवल सुगमकर्ता है, मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकता है। ठीक है, मुख्य भूमिका किसकी होती है दोस्त? बालक की होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव की जो प्राप्ति बालक करता है, स्वयं करके सीखने पर बल टीचर को देना चाहिए। ठीक है, बालक के सामने छोटी छोटी समस्या को क्या किया जाए? रखा जाए, और बालक उसे स्वयं खोज करके हल निकाले दोस्त। तो इससे सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी, उसमें अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी। आगे चले, अगला देखिएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर कह रहा है कि हम किस शिक्षण विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं दोस्त। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर किस में हम चलते हैं? आगमन विधि। आगमन विधि हमारे कितने शिक्षण सूत्रों पर आधारित है? तो 5 शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। ठीक है, इसको हमने बताया है दोस्त, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। किसमें? देखिएगा फिर से, देखिए, आगमन विधि हमारी 5 शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं, ठीक है, और उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। आ गया समझ में दोस्त? और लास्ट में देखिएगा, ज्ञात प्रत्यक्ष उदाहरण है विशिष्ट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। किसमें? आगमन विधि में। तो इसलिए आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या? विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला, सामान्य से विशिष्ट की ओर किसमें हम चलते हैं? निगमन विधि में चलते हैं। निगमन शिक्षण विधि जो हमारी है वो भी 5 शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। ठीक है, वो इसका उल्टा हो जाएगा, आगमन विधि का उल्टा चलता है। कौन सा? निगमन विधि। तो निगमन विधि को देखेंगे, निगमन विधि जो हमारी 5 शिक्षण सूत्र पर आधारित है। पहला है, देखिएगा दोस्त, वहाँ पर जो कि निगमन विधि का पहला शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है? तो पहला वहाँ पर देखिएगा, अब अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। किसमें? निगमन विधि में। अब प्रमाण निकला। अब देखिएगा यहाँ पर सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। किसमें? निगमन विधि में। और नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। आगे समझ में? और अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं। किस शिक्षण विधि में? निगमन शिक्षण विधि में। आगे समझ में? अगला देखते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन है दोस्त? इसको हमने बताया है कि शिक्षा की प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इन तीनों के मध्य में क्या चलता है? अंतःक्रिया होती है, और यही हमारे शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य अंग होते हैं। अब इसमें अगर पूछा जाएगा कि कार्यवाहक चर कौन है, तो टीचर हो जाएगा। स्वतंत्र चर कौन है? शिक्षक हो जाएगा। परतंत्र चर कौन है? शिक्षार्थी होगा। हस्तक्षेपी चर कौन होगा? तो पाठ्यक्रम होगा। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, छात्रों को ठीक, शाबाश। देखिएगा क्या कह रहा है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना। ये क्या है? किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो दोस्त ये सकारात्मक और शाब्दिक पुनर्बलन है। जब बच्चे अच्छा कार्य करते हैं तो टीचर का कर्तव्य है कि वाह, वेरी गुड, शाबाश, उत्तम। तो ये जो हम पुनर्बलन बालक को प्रदान करते हैं, ये सकारात्मक भी है और कैसा है? शाब्दिक पुनर्बलन है।
आगे चलते हैं। डाल्टन विधि का विकास किसने किया है दोस्तों? तो डाल्टन विधि के विकास कौन किया है? अमेरिका की कौन? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने सर्वप्रथम डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया था। कहाँ? अमेरिका में। अगला, मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रणेता कौन है? तो आसवर्न है। मस्तिष्क उद्दोलन विधि में क्या किया जाता है? छोटी सी समस्या को बालक के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है और बालक जो उस समस्या का समाधान खोजने के लिए क्या हो जाता है दोस्त? प्रेरित होता है। आगे देखते हैं। प्रयोजना विधि के कौन है? किलपैट्रिक हैं दोस्त। किंडरगार्टन के फ्रोवेल है। गर्भावस्था का समय बताइए तो 280 दिन। अगर दिन में आता है तो 280 दिन जाइएगा, चंद्रमास में आता है तो 10 चंद्रमास पर चले जाइएगा। बालक को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा है? ये फ्रायड ने कहा। फ्रायड का कथन है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है दोस्त। ये किसका कथन है? फ्रायड कैसे मनोवैज्ञानिक? मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक है। मनोविश्लेषण में क्या किया है इन्होंने? व्यक्तित्व के 3 पक्ष बताए हैं दोस्त। इड ईगो, सुपर ईगो, इदम अहम परा अहम, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कौन कहा है ये फ्रायड का है। क्या? मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी इसने दिया है। 5 अवस्थाएं बताया। मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुसुप्तावस्था या दृश्यात्मक अवस्था और जनेंद्रिय अवस्था। और इन्होंने इरोस, थैनाटस और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, ओडिपस भावना ग्रंथि और यहाँ पर देखेंगे नार्सिसिज्म का ये सारा प्रत्यय किसने दिया है दोस्त? तो कौन? मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक कौन? सिगमंड फ्रायड। उन्होंने कहा है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। आगे देखिएगा। शैशवावस्था खतरनाक अवस्था है दोस्त। ये किसका कथन है? देखिएगा क्या कहें? शैशवावस्था खतरनाक अवस्था है। ये श्रीमती हरलाक ने कहा कि शैशवावस्था खतरनाक अवस्था है। क्यों खतरनाक क्यों कहा है? क्योंकि 85% बच्चों की मृत्यु नवजात काल में हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह समायोजन नहीं कर पाता है, इसलिए मृत्यु अधिक होती है। इसलिए शैशवावस्था को क्या बताया इसने? खतरनाक अवस्था बताया। आगे चलते हैं। खिलौने की आयु। देखिएगा खिलौने की आयु अगर ऑप्शंस में आपके आए हैं पूर्व बाल्यावस्था तो उस पर चले जाइएगा। अगर पूर्व बाल्या नहीं आया है तो शैशवावस्था आया है तो उस पर चले जाइएगा, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था का समय 3 से 6 वर्ष है और ये उत्तर शैशवावस्था में आता है। इसलिए शैशवावस्था अगर ऑप्शन में आया तो वो सही हो जाएगा और पूर्व बाल्यावस्था आया है तो वो भी सही हो जाएगा। दोहराने की प्रवृत्ति ये किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था में दोस्त। बच्चों के सामने जो भी बातें हम करते हैं उस बातों को क्या करता है बालक? बार बार क्या करता है? दोहराता है। तो दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था में। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। किसने कहा है दोस्त? ये देखिएगा 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? बालक की शताब्दी है। किसने कहा है? क्रो ने कहा है। बचपनावस्था का समय बताइए 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष का। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, बचपनावस्था का समय कितना है? 2 सप्ताह के बाद से स्टार्ट होता है और 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहा है? बचपनावस्था। बचपनावस्था किसने कहा है? श्रीमती हरलाक ने कहा कि बचपनावस्था का समय जो है 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक माना जाता है। अगला देखिएगा। विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कोलन ब्रूस ने कहा है। विद्रोह की भावना किस अवस्था में? किशोरावस्था में पाई जाती है। शर्म तथा गर्व की अवस्था बाल्यावस्था में है दोस्त। किशोरावस्था महान तनाव, तूफान, संघर्ष, दबाव की अवस्था है। ये जी स्टैनले हॉल का कथन है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा? किलपैट्रिक कहा है। आगे चलते हैं। अविक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत कौन दिया है? B.F. स्किनर, जिसने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। क्षेत्र का सिद्धांत कोटलेविन। शैशवावस्था के लिए उच्च शिक्षण विधि किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, ठीक है, और खेल प्रणाली है। गेस्टाल्ट सिद्धांत की आधारशिला किसने रखा था? मैक्स वर्दीमर। संघनन सिद्धांत किसने दिया है? ये स्मृति से संबंधित। दर्पण चित्र सिद्धांत गार्डन जी गल्लप। 90 से 100 बुद्धि लब्धि अगर है तो सामान्य में आएगा। बुद्धि का द्विकारक स्पीयरमैन। बुद्धि का तरल मोजक मॉडल कैटल का। आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन। इन द बॉक्स अभिसारी चिंतन। बहुतत्व का सिद्धांत थांडाइक। बुद्धि का एक घटक का सिद्धांत विनय। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है रचनात्मक दोस्त। अहम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। इदम अहम परा अहम किस संरचना का भाग है? तो व्यक्तित्व का है। क्रेस्मर का वर्गीकरण क्या है? कृष्णकाय, गोलकाय, सुडोलकाय और डायस्प्लास्टिक। क्लाउड पिक्चर टेस्ट से क्या मापन किया जाता है दोस्त? तो व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? वाटसन है। ठीक, व्यवहारवाद की नींव कौन रखा था? वाटसन। और वाटसन की पुस्तक का नाम क्या है? बिहेवियरिज्म। और कहाँ रखा था? 1913 में अमेरिका में रखा था दोस्त। आगे चलते हैं। इसमें से और कोई समस्या किसी को तो पूछ लीजिए जी। गेस्टाल्ट में 4 मनोवैज्ञानिक हैं। कोहलर है, कोफका है,
मैक्स बर्दिमन ने नींव रखा था, कोफका, कोहलर और कोर्टलेविन ने इसे आगे बढ़ाया था और इसका सिद्धांत है सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और कोई समस्या दोस्त? तो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्त, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।